लास्ट में मेरा छोटा सा सवाल रहेगा। योगी आदित्यनाथ खुल कर नहीं कह पा रहे, लेकिन क्या इशारा उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ है? हाँ जी। जी, राहुल देखिए बिल्कुल ये स्पष्ट है कि अगर हम अभी की नहीं पहले से ही बात करें तो मोदी और योगी के बीच में जो फाइट का जो लगातार खबरें हैं वो बहुत समय पहले से चल रही हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि जहाँ पर तवज्जो मिलनी चाहिए सीएम योगी को, वहाँ पर मोदी जी उनको तवज्जो नहीं देते हैं, और जहाँ पर मोदी जी को तवज्जो मिलनी चाहिए सीएम योगी उनको तवज्जो देते हुए नजर नहीं आते। और बारंबार इसके कई सारे एग्जाम्पल है। लेकिन हाँ, फिलहाल के दौर में देखा जाए तो ये लगातार जो जो राजनीति के जानकार हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हो सकता है कि पीएम मोदी के बाद अगर कोई पीएम बनने का सबसे बड़ा दावेदार होगा तो वो अमित शाह नजर आ सकते हैं। लेकिन जिस तरह की लोकप्रियता योगी आदित्यनाथ को मिल रही है, ऐसे में योगी को आगे बढ़ाना बीजेपी के लिए मजबूरी बन सकता है। इसीलिए कहीं ना कहीं उनको धीमे धीमे उनकी जो लोकप्रियता वो कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि बीजेपी के अंदर खाने में अब पीएम मोदी के बाद कौन सा वो चेहरा होगा, इसकी लड़ाई जो है अब तेज होती हुई नजर आएगी। पहले आओ पहले पाओ, ये नीति तो आपने सुनी होगी, और राजनीतिक पार्टी के नेता अक्सर इस तरीके की नीतियों को अपनाते हैं। जी हाँ, क्योंकि जब चुनाव का समय होता है, चुनावी माहौल जब होता है, तो तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता अपने सहयोगी दलों को कुछ ना कुछ लालच जरूर देते हैं। कोई 1 सीट का लालच देता है, कोई 2 सीट का लालच देता है, और ये हुआ भी, देखने को भी मिला। जो लोकसभा के चुनाव हुए, उस चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश का जिक्र अगर करें तो उत्तर प्रदेश जो सियासी समीकरण जहां पर हम देख रहे हैं, और राजनीति के लिहाज से उत्तर प्रदेश इसलिए भी काफी ज्यादा चर्चाओं में है क्योंकि यहीं से होकर दिल्ली का रास्ता जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में लगता है बाबा बुलडोजर की गाड़ी कुछ इस तरीके से डगमगाई कि दिल्ली तक का रास्ता उतना तय नहीं कर पाए जितनी उम्मीद थी। यानी कि बात कर रहे हैं 80 सीटों की, 80 में से 80 लाने का पूरा खाका तैयार कर लिया गया था, हर तरह के मॉडल तैयार कर लिए गए थे। और सबसे बड़ी बात, जब राम मंदिर का जिक्र होता है तो सोचा यही जा रहा था कि मंदिर बन गया तो मानो बाबा 80 में से 80 आएंगे। लेकिन अब जो स्थिति बनी है उत्तर प्रदेश की, खास तौर पर बात करूं योगी मंत्रिमंडल की, तो क्या उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? सहयोगी पार्टियों के बीच में ठीक नहीं चल रहा है? मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं और अमन सर से भी हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अमन सर, पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा। उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि बीते रविवार को एक बड़ी बैठक होती है जिसमें प्रदेश के तमाम बड़े मंत्री रहते हैं, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो तमाम कैबिनेट के अंदर जो नेता मौजूद हैं वो सभी हैं। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास ठीक नहीं होता, और यही आत्मविश्वास है जो उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोजर की नैया को कहीं ना कहीं डुबोता नजर आया। देखिए राहुल, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जाहिर बात है कि वहाँ पर अगर हम राजनीतिक लिहाज से देखें तो सीएम योगी का जो अपना बनाया हुआ, जिस तरह से उन्होंने अपना मकाम बनाया है वो बहुत आला दर्जे का है। और देखिए जब उनको सीएम बनाया गया था तब हर कोई ये कह रहा था कि भाई आखिर योगी आदित्यनाथ जो कह सकते हैं कि मठ के पुजारी हैं, उनको आखिर सीएम बनाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूरे जो कह सकते हैं कानून व्यवस्था को संभाला, तमाम चीज़ों को संभाला, उसके बाद हर कोई ये कहने को मजबूर हो गया कि भले ही कह सकते हैं कई जो कह सकते हैं कई पैरामीटर पे खड़े नहीं उतर पाते हो सीएम योगी, लेकिन जिस तरह से कानून व्यवस्था उन्होंने दुरुस्त की है, और मौजूदा वक्त में भी कहा जाता है कि जिस तरह से उन्होंने योगी मॉडल की तारीफ हर जगह हम देखते हैं होती हुई नजर आती है। लेकिन चुनावों के दौरान जो नज़ारा सामने आया वो ये बताता है कि क्या आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो उतनी मजबूत दिखाई नहीं पड़ती। आप देखिए कि ये तक कहा गया अंदर खाने से कि अमित शाह की, यानी कि जो गृह मंत्री हैं, उनकी शय पर उत्तर प्रदेश के जो 80 के 80 नाम थे वो तय किए गए। योगी चूंकि उनके जो बयान होते हैं हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, उनको सिर्फ एक प्रचारक बनाकर उत्तर प्रदेश में रखा गया। अगर उनकी राय के साथ में आगे बढ़ा जाता तो शायद यहाँ पर 80 की 80 सीटें जिक्र करते रही, बीजेपी भी कहती रही कि 80 की 80 सीटें वो जीत पाते। लेकिन देखिए आपस में जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आई, और उसकी सबसे बड़ी कह सकते हैं जो हैरान करने वाली जो तस्वीर सामने आती है वो अयोध्या को लेकर आती है। क्योंकि अगर आप देखें संसद में भी राहुल गांधी जिस तरह से सिर्फ अयोध्या का जिक्र करते हैं, अवधेश प्रसाद को आगे रखते हैं, अखिलेश यादव भी उनको आगे रखते हुए नजर आते हैं, यानी कि अयोध्या के जरिए पूरे
उत्तर प्रदेश में जो हशर बीजेपी का हुआ उसको कहीं ना कहीं जो विपक्षी लोग हैं, खासकर जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो दिखाना चाहते हैं। अब ऐसे में क्या योगी जिस तरह से अब बीजेपी की हार हुई है, तो क्या ऐसे में जो योगी को लेकर अब जो बीजेपी के अंदर खाने से खबरें आ रही हैं कि सब कुछ बहुत ठीक नहीं चल रहा, तो क्या अब योगी का लगभग जो करियर यहाँ पर स्टॉप होता हुआ नजर आ सकता है? कई लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई योगी को जो है कोई ना कोई वजह बनाकर हो सकता है आने वाले दिनों में सीएम पद से भी हटा दिया जाए। आप देखिए सीएम योगी को लेकर आज तक हो या तमाम बड़े चैनल हो, सब में ये बात चलती है कि भाई वो कोई बहुत बेहतर काम नहीं कर पा रहे हैं। पेपर लीक का मामला सामने आता है, नीट का मामला सामने आता है, ऐसे तमाम मुद्दों पर जब हम हाथरस देखते हैं वहाँ पर इस तरह का दुखद जो घटना होती, तब भी जो सुधीर चौधरी हैं, बड़े एंकर हैं आज तक के, वो सीधा सीएम योगी को निशाना साधते हैं कि उनका फेल्योर है, उनकी असफलता है। तो आप समझ सकते हैं कि मीडिया में जो अब तक तारीफों के पुल बांधता था सीएम योगी के, अचानक से उनके खिलाफ अगर बातें करने लग गया है, तो आप ये मानकर चलिए कि अंदर खाने में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी मैं जो केशव प्रसाद मौर्य का लेटेस्ट जो उनका कह सकते हैं कि बयान है, उसकी बात करूँ तो वो कहते हैं कि संगठन से ऊपर कोई भी नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में सीएम योगी के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। तो अब देखिए हार जब होती है तो हार का जिम्मेदार किसको बनाया जाए, इसको लेकर लगातार मंथन होता है। आपने जो बैठक का जिक्र किया, इसके अलावा आप देखिए जब से जो रिजल्ट सामने आया उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में बैठकों का दौर जारी है और उसमें यही लग रहा है कि यहाँ पर जो अंदर खाने की स्थिति है वो कोई बहुत बेहतर नहीं है। चाहे उप मुख्यमंत्रियों की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, तमाम जो बीजेपी के मंत्री हैं उनकी बात करें, सब में जो तालमेल का अभाव है वो दिखाई पड़ता है। और यही वजह कहा जा रहा है कि लगभग 100 जो विधायक आने वाले दिनों में उनके जब चुनाव होंगे तो उनके टिकट काटे जा सकते हैं। और देखिए बाकायदा एडमिन सर ने जिस तरीके से चीज़ों को बारीकी से समझाया और साथ ही साथ ये भी बताया कि अगर उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें बीजेपी की कम रही तो उसकी सबसे बड़ी वजह प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं माना जा सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर तस्वीरों को देखा जाए पहले के मुकाबलों में और अब के मुकाबले बहुत ज़्यादा अंतर है। उत्तर प्रदेश में ना सिर्फ अपराध मुक्त कर दिया सरकार ने, बल्कि ये भी देखने को मिला कि तमाम कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट को आगे किया गया। और मैं कुछ तस्वीरें या कुछ मैं अगर बात करूँ तो न्यूज़ आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, जिसे देखकर आप खुद ब खुद समझ जाएंगे क्या वाकई सब कुछ ठीक बीजेपी के अंदर नहीं चल रहा है। देखिए यूपी उपचुनाव में अजगर की चाल चलेगी, आरएलडी सीटों के बंटवारे पर बीजेपी से होगा बड़ा तालमेल। और इसके साथ ही देखिए मैं अपने दर्शकों को ये भी दिखाना चाहूँगा कि अनुप्रिया पटेल के बाद अब संजय निषाद ने खोला यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चा। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं चीज़ों को, और वो कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ी बात जो है वो देखिए योगी आदित्यनाथ किसके अति आत्मविश्वास को लेकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार की वजह बता रहे हैं। हालांकि हेडलाइन देखकर ही चीज समझ में आ रही है कि आत्मविश्वास था किसको, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जो 3 खबरें मैंने आपको दिखाई, ये 3 खबरें अपने आप में बहुत ज्यादा मायने हैं, क्योंकि तमाम जो सहयोगी दल हैं वो अब अपनी सीटों को लेकर बात कर रहे हैं। तो जिस तरीके से सर ने भी ये भी बताया था कि केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहीं ना कहीं ये बताया कि हम जो है पार्टी तो है, लेकिन हम जो है एक संघ के भी, या एक बात करें जिस तरीके से जो संस्था है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। और एक खबर सर जिस तरीके से हमने अभी अपने दर्शकों को दिखाई है कि अति आत्मविश्वास का जो जिक्र हो रहा है, तो क्या ये अति आत्मविश्वास ये नहीं कह रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद यही सोच के बैठे थे कि भैया राम मंदिर बना लिया तो अब तो पूरा 80 में 80 ही ला कर आएंगे? देखिए सिर्फ 80 की बात नहीं है राहुल, आप देखिए 400 पार की बात कही गई थी, क्योंकि इतने आत्मविश्वास में बीजेपी थी कि उनको लग रहा था कि हमारे लिए 400 का आंकड़ा पार करना कोई बड़ी बात नहीं है, और इसी को लेकर बारंबार बात कही गई। आपने देखा कुछ दिनों पहले जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वो भी यही बात कहते हुए नजर आए कि 400 पार का नारा नहीं देना चाहिए था। इसके अलावा हम देखें कि जो राव इंद्रजीत हैं हरियाणा के, वो भी बीजेपी सांसद, वो भी यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई 400 पार का नारा देने से बीजेपी या एनडीए कुनबे को नुकसान हुआ। तो सीधे तौर पर ये पीएम मोदी के ऊपर हमला, क्योंकि पीएम मोदी ने तमाम रैलियों में, तमाम जगह पर जाकर यही कहा कि भाई अब की बार बीजेपी या एनडीए कुनबा 400 पार होने वाला। लेकिन खुद बीजेपी की बात करें 240 पर सिमट जाती है, पूरा बहुमत भी नहीं ले पाती, क्योंकि अगर 2019 की और 2014 की बात करें, दोनों बार बीजेपी जो है बहुमत के पार चली गई। आप देखिए 2019 में 303 के आसपास सीटें उनकी रही, 2014 में 283 या 282
के आसपास सीटें रही, तो बहुमत से ज़्यादा सीटें उनके पास थी और यही बात थी कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नज़र आते थे पीएम मोदी और तमाम उनकी जो टीम है। लेकिन जैसे ही 2024 के रिजल्ट सामने आए, उसके बाद से लगातार जो विपक्षी कुनबा है, खासकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, बारंबार हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि जो पीएम मोदी इससे पहले पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में नजर आते थे, उनका कॉन्फिडेंस है वो भी कहीं ना कहीं कम दिखाई पड़ता है, क्योंकि टीडीपी और जेडीयू जैसी पार्टियां लगातार ताव दिखा रही हैं, लगातार ये बात कह रही हैं कि भाई अगर आप हमारी बातों को नहीं मानोगे तो हम आपसे समर्थन वापस ले सकते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ राहुल बताती है कि आने वाले दिनों में बीजेपी की राह उतनी आसान नहीं है। 5 साल अगर सरकार चलाना आपको है तो वो आपको चलाना कठिन होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आपने जिस तरह से आंकड़े पेश किए कि अनुप्रिया पटेल हो या ओपी राजभर हो या जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो तमाम जो सहयोगी दल हैं वो लगातार आंखें दिखाते हुए नजर आते हैं। जयंत चौधरी भी 2 से 3 सीटों की मांग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये लगता है कि जो तमाम सहयोगी दल हैं वो अपनी मनमानी करने पर उतारू होते हुए दिखाई पड़ते हैं। संजय निषाद भी कम से कम 2 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो ये जो तमाम एनडीए के कुनबे हैं, बीजेपी के साथ सहयोगी दल हैं, वो ये देख पा रहे हैं कि बीजेपी की जो स्थिति है बहुत मजबूत नहीं है। तो ऐसे में अपने लिए जो हो सकता है वो बटोर लेना चाहिए, मांग लेना चाहिए। अगर बीजेपी नहीं मानी तो हम उनसे अलग हो जाएंगे, जिससे बीजेपी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है। देखिए, बारीकी से सर ने समझाया। सर, एक लास्ट में मेरा छोटा सा सवाल रहेगा। योगी आदित्यनाथ खुलकर नहीं कह पा रहे, लेकिन क्या इशारा उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ है? हाँ जी राहुल, देखिए बिल्कुल ये स्पष्ट है कि अगर हम अभी की नहीं पहले से ही बात करें तो मोदी और योगी के बीच में जो फाइट का जो लगातार खबरें हैं वो बहुत समय पहले से चल रही हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि जहाँ पर तवज्जो मिलनी चाहिए सीएम योगी को, वहाँ पर मोदी जी उनको तवज्जो नहीं देते हैं, और जहाँ पर मोदी जी को तवज्जो मिलनी चाहिए सीएम योगी उनको तवज्जो देते हुए नजर नहीं आते। और बारंबार इसके कई सारे एग्जाम्पल है। लेकिन हाँ, फिलहाल के दौर में देखा जाए तो ये लगातार जो राजनीति के जानकार हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हो सकता है कि पीएम मोदी के बाद अगर कोई पीएम बनने का सबसे बड़ा दावेदार होगा तो वो अमित शाह नजर आ सकते हैं। लेकिन जिस तरह की लोकप्रियता योगी आदित्यनाथ को कुल मिल रही है, ऐसे में योगी को आगे बढ़ाना बीजेपी के लिए मजबूरी बन सकता है। इसीलिए कहीं ना कहीं उनको धीमे धीमे उनकी जो लोकप्रियता वो कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि बीजेपी के अंदर खाने में अब पीएम मोदी के बाद कौन सा वो चेहरा होगा, इसकी लड़ाई जो है अब तेज होती हुई नजर आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और देखिए, बाकायदा सर ने जिस तरीके से बताया कि प्रधानमंत्री के चेहरा भी देखिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आने वाले वक्त में भी बीजेपी एक ऐसा चेहरा ज़रूर देखेगी जो पार्टी को आगे लेके जाए, और योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि क्या वाकई जिस तरीके के हालात अभी बन रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं, उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं, उससे पहले एक बड़ी बैठक का होना और योगी आदित्यनाथ का जो है इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधना, तो क्या वाकई इस हार का जिम्मेदार जिस तरह से योगी को ठहराया जा रहा है, क्या असली हार की वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो रिपोर्ट सौंपी थी दिल्ली में, उसमें तमाम बड़े नाम दिए गए थे कि किन नामों को रखा जाना चाहिए और किन नामों को नहीं। शायद उस लिस्ट को अनदेखी किया गया, जिस वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ये हाल हुआ है। और खैर, कहा भी जाता है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं, ऐसा कोई नहीं जिसे किसी ने ठगा नहीं। चलिए, आगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारियां हम अपने दर्शकों को देंगे, लेकिन हमारी नजर बनी हुई है उत्तर प्रदेश और बिहार पर। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।